नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। आइए देखिए, यहाँ लिखा गया है, जिंदगी में हार तब नहीं होती जब हम हारते हैं, हार तो तब होती है जब हम हार मान लेते हैं। मतलब आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य के प्राप्ति के दौरान अगर असफलता भी आ जाए तो आपको निराश नहीं होना है, आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, निरंतर प्रयास करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो निश्चित ही आप सफल होकर ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हम लोग परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी जानकारियां सीखने वाले हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो देखिए, पहला दिया गया है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा चीन, तीसरा भारत, चौथा रूस। यहां जो सही विकल्प है हमारा विकल्प नंबर ए सही होगा, दक्षिण अफ्रीका। अब यहां से हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और सीखें, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अगर हम बात करें ब्रिक्स के बारे में तो आपको जरूर यह याद रखना है क्रम। अब अगर यहाँ बी से अगर हम बात करें तो इसका अर्थ जो है ये ब्राजील से है। साथ ही साथ अगर आर की बात करें तो इसका संबंध रूस से है। अगर आई की बात करें तो इसका संबंध इंडिया से है। और सी की बात करें तो इसका संबंध चीन से है। और यस की बात करें तो यहाँ साउथ अफ्रीका इसका संबंध है। अब यहाँ अगर हम बात करें ब्रिक्स का गठन कब किया गया था, तो 2009 में गठन किया गया था। उस दौरान इसमें 4 देश शामिल थे और इसका नाम ब्रिक था। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ और इसका नाम ब्रिक्स के नाम से जाना जाने लगा। अगर हम बात करें यहां सम्मेलन के क्रम की, तो आपको जरूर याद रखना है 13वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो इसका आयोजन भारत में किया गया था। 14वां की बात करें तो इसका आयोजन चीन में किया गया था। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है 15वां की बात पूछी जा रही है, तो 15वां जो है ये दक्षिण अफ्रीका या साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया जाएगा। अब हाल फिलहाल में कुछ आयोजन हुए हैं जो कि हमारी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर उनको हम देख ले तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। जैसे अगर बात करें चौथे क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, तो जापान में किया गया। जापान की राजधानी टोक्यो। अगर हम बात करें 5वें क्वाड देशों का सम्मेलन कहां किया जाएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। कहां किया जाएगा दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। अगर हम बात करें G7 देशों का बैठक कहां बुलाई गई, तो जर्मनी में बुलाई गई थी। अगर हम बात करें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था, तो इसका कोलंबो में इसका आयोजन किया गया था। अगर हम ये बात कर लें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन ग्लासगो, इसका आयोजन ग्लासगो में किया गया। और ग्लासगो किस देश का शहर है? ये स्कॉटलैंड का शहर है। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग जो है इसकी राजधानी है। अब यही COP 27 भी याद रखना है, यह कहां किया जाएगा? इसका आयोजन मिस्र में किया जाएगा। अगर हम बात कर ले यही G20 देशों के बारे में, अत्यंत महत्वपूर्ण है। G20 देशों की 2021 में कहां किया गया था, तो इटली में किया गया था। इटली की राजधानी रोम। अगर G20 2022 की बात करें तो इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। इसकी नई राजधानी नुसंतारा है। अगर बात करें 2023 की G20 की बैठक कहां बुलाई जाएगी, तो भारत के जम्मू कश्मीर में बुलाई जाएगी। आपको इसको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है SCO की बैठक कहां बुलाई गई है हाल ही में, तो आपको याद रखना है समरकंद। ये किस देश का शहर है? ये उज्बेकिस्तान का शहर है। इसकी राजधानी क्या है? ताशकंद है। साथ ही साथ आपको जरूर याद रखना है SCO की 2023 में बैठक कहां बुलाई जाएगी,
जाएगी तो ये भारत में बुलाई जाएगी। यकीन मानिए ये जो आपके आयोजन से प्रश्न है, अगर इतने प्रश्न आपको याद हैं तो आने वाली परीक्षाओं में आपके प्रश्न गलत होने वाले नहीं है। आइए एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां देखिए जो 14वीं बैठक चीन में हुई थी उसका एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें प्रतिभाग करने नरेंद्र मोदी जी स्वतः गए हुए थे। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा हमार बेटी हमार अभियान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया? तो देखिए पहला दिया गया झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा उत्तराखंड, चौथा राजस्थान। यहां जो सही विकल्प हमारा होगा ये बी ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़। अब हम अगर ध्यान से यहां देखें तो छत्तीसगढ़, साथ ही साथ उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 राज्यों का गठन दोस्तों सन 2000 में किया गया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन कब किया गया था? 2000 में किया गया था। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल जी हैं, जबकि राज्यपाल के रूप में अनुसुईया उइके जी जो हैं यहाँ की राज्यपाल हैं। अब यहाँ हाल फिलहाल में छत्तीसगढ़ से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं और प्रारंभ हुई थी, उनको रिकॉल कर लें। अगर बात करें कौशल्या मातृत्व योजना कहां से प्रारंभ की गई? तो ये छत्तीसगढ़ से। अगर हम बात करें गोधन न्याय योजना कहां से प्रारंभ की गई? तो छत्तीसगढ़ से प्रारंभ किया गया। आपको जरूर याद रखना है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और उसको याद रखना है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है और छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अगर बात करें पिंडवानी नृत्य, साथ ही साथ हरेली त्योहार की, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है छत्तीसगढ़ से। साथ ही साथ आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ से भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहते हैं? किस जलप्रपात को कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहते हैं। और किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर स्थित है। और इंद्रावती नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी का उद्गम स्थल कहां से है? तो आपको रखना है नासिक के त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी का उद्गम है। ये सारे प्रश्न आपको जरूर याद रखने हैं, आपकी सफलता में ये मददगार साबित होंगे। आइए एक पिक्चर के माध्यम से हमार बेटी हमार मान का उद्देश्य क्या है? तो इसमें देखिए बताया गया है कि कॉलेज हो या स्कूल हो वहां पर महिला पुलिस अधिकारी जो हैं वो जाएंगी। साथ ही साथ बच्चियों में गुड टच क्या है और बैड टच क्या है, छेड़खानी, यौन शोषण, सोशल मीडिया अपराध, इन सारे चीजों के बारे में जानकारी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मतलब इसका एक सीधा सा उद्देश्य है बच्चियों के लिए जो जागरूकता प्रसारित करना है, उनकी सुरक्षा को लेकर इसको प्रसारित करना इसका मुख्य उद्देश्य माना गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, हाल ही में किसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया गया? यहां देखिए पहला दिया गया अजय कुमार सूद, दूसरा नल्ला तुंबी कलाई सेल्वी, तीसरा डॉक्टर राजीव बहाल, चौथा समीर कामत। अब यहां पर हमारा जो सही विकल्प है विकल्प नंबर सी सही होगा। आपको ध्यान रखना है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसे ICMR के नाम से जाना जाता है, इसके प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर राजीव बहाल जी को। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा। अब नियुक्ति के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगर हम बात करें अजय कुमार सूद जी के बारे में तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सूद जी को नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है CSIR की पहली महिला प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नल्ला थुम्बी कलाई सेल्वी। क्या नाम है? नल्ला थुम्बी कलाई सेल्वी CSIR की पहली महिला के रूप में प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त की गई हैं। साथ ही साथ याद रखना है सेबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माधुरी पुरी बुच। आपको याद रखना है जूलॉजिकल
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो धृति बनर्जी, धृति बनर्जी। साथ ही साथ आपको याद रखना है ONGC, ONGC की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अलका मित्तल। कौन है? अलका मित्तल। ये प्रश्न आपको जरूर पूछे जा सकते हैं, आपको याद रखना है। अगर हम बात करें समीर कामत जी के बारे में, तो DRDO के प्रमुख के रूप में, या जी सतीश रेड्डी जी के स्थान पे DRDO के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर कामत जी को। DRDO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1958 को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है राजीव कुमार जी को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आपको याद रखना है नीति आयोग के CEO के रूप में तो परमेश्वरन अय्यर हैं, और आपको उपाध्यक्ष के रूप में याद रखना है, उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको याद रखना है डॉक्टर सुमन बेरी। कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी को नियुक्त किया गया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में। आइए इसी क्रम में यहाँ ICMR के बारे में कुछ और जानकारी देखें। देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, ये ICMR का फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना 1911 ईस्वी में किया गया था। आइए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को देखें। हाल ही में चर्चा में रही हिलेरी मेंटल का निधन हो गया, इनका संबंध किस विधा से? पूछा जा रहा है। पहला डॉक्टर, दूसरा राजनेत्री, तीसरा सामाजिक कार्यकर्त्री, चौथा लेखिका। अब यहां हमारा जो सही विकल्प है ये लेखिका थी। अब यहां से आपको इंपॉर्टेंस इनका याद रखना है कि पहली महिला विश्व की पहली महिला हैं जिनको 2 बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब 2009 ईस्वी में, साथ ही साथ 2012 ईस्वी में इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इस समय वर्तमान में आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पहली भारतीय महिला के रूप में गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इनकी कृति क्या है? टॉम्ब ऑफ द सैंड इनकी कृति है। अब पुरस्कारों से बात हो रही है तो आपको याद रखना है पहले अफ्रीकी व्यक्ति हैं फ्रांसिस कैरे। इनको पहले फ्रांसीसी व्यक्ति फ्रांसिस कैरे को प्रतिजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में कि प्रतिजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो 2018 में बालकृष्ण दोषी जी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और पहले व्यक्ति हैं आर्किटेक्ट के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाले। साथ ही साथ आपको रॉयल मेडल से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो बालकृष्ण दोषी जी को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो दया प्रकाश सिन्हा। इनकी कृति क्या है? सम्राट अशोक। अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा के लिए, तो अंग्रेजी भाषा के लिए नामिता गोखले हैं, जबकि उर्दू भाषा के लिए चंद्रभान ख्याल हैं। यहीं पे आपको सरस्वती सम्मान के बारे में भी ध्यान रखना है। तो आपको याद रखना है रामदरस मिश्रा जी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी कृति है मैं तो यहां हूं। रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर नीना गुप्ता। और रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। आइए एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां देखिए, हेलेरी
हिलेरी मिंटन का पिक्चर दिखाया गया है और ये इनका संबंध कहां से था, लंदन से इनका संबंध था। और लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, टेम्स नदी के तट पर, टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर बसा हुआ है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी राडार कहां स्थापित किया गया, तो देखिए पहला दिया हिमाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा लद्दाख, चौथा जम्मू कश्मीर। यहां जो हमारा सही विकल्प है दोस्तों, यह विकल्प नंबर भी सही होगा, सिक्किम। अब हिमस्खलन निगरानी राडार ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, पहले ये जाने, तो ये डीआरडीओ की एक उपशाखा या डीआरडीओ की एक इकाई है। इसी इकाई के द्वारा हिमस्खलन निगरानी राडार को लगाया गया है। और कहां लगाया गया है, सिक्किम में। अब सिक्किम में लगाया गया है तो हिमस्खलन से इसी को एवलांस के नाम से भी जानते हैं। जब हिमस्खलन होता है उस दौरान भूकंप भी आता है और भारी नुकसान से बचने के लिए इसकी सूचना पहले यह 3 सेकंड में भूस्खलन या हिमस्खलन की जानकारी देने में सक्षम होता है। अगर हम बात करें सिक्किम से महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में कि पहली बार रणजी ट्रॉफी की मेजबानी किस राज्य के द्वारा किया जा रहा है, तो यह सिक्किम राज्य के द्वारा किया जा रहा है। अगर बात करें सिक्किम का तो गठन कब हुआ था, तो 1975 ईस्वी में सिक्किम राज्य का गठन हुआ था। और प्रेम सिंह तमांग जो हैं, तमांग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जबकि गंगा प्रसाद जी यहाँ के राज्यपाल हैं। सिक्किम से पूछा जाता है आपसे प्रश्न, सिक्किम की राजधानी क्या है, तो गंगटोक जो है यहाँ की राजधानी है। यहाँ से पूछा जाता है नाथुला दर्रा, बार बार पूछा गया है, नाथुला दर्रा किस राज्य से संबंधित है, तो ये सिक्किम से जेलेपला दर्रा का संबंध किस राज्य से है, तो यह भी सिक्किम राज्य से संबंधित है। आपको याद रखना है सिक्किम से लेप्चा जनजाति और भूटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है, तो सिक्किम राज्य से है। आपको याद रखना है यहीं से कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल जो 40 हैं उसमें एक मिक्स स्थल के रूप में कौन सा है, तो ये कंचनजंगा नेशनल पार्क है। साथ ही साथ आपको 2 क्वेश्चन और याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान होगा, और छोटा कौन होगा, तो गोवा होगा। आपको ध्यान इसको जरूर रखना है क्षेत्रफल के आधार पर। अगर बात की जाए जनसंख्या के आधार पर, तो आपको याद रखना है कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य जो है ये सिक्किम है। हाल ही में सिक्किम में पांग लहाओ सोल उत्सव मनाया गया। ये किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो पर्वतों के सम्मान में मनाए जाने वाला त्योहार कौन है, पांग लहाओ सोल है, जो कि सिक्किम राज्य में मनाया गया। आइए एक सिक्किम के मैप के माध्यम से देखें। यहां देखिए दिया गया है पूर्वोत्तर राज्यों को, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ये पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। राजधानी के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा और मणिपुर का इंफाल, मिजोरम का आइजोल, त्रिपुरा का अगरतला, मेघालय का शिलांग, असम का दिसपुर। 2 प्रश्न और यहां से ध्यान रखिए। देखिए असम राज्य जो है पूर्वोत्तर राज्यों से सीमा साझा करने वाला सभी राज्यों से एकमात्र राज्य है। साथ ही साथ पूछा जाता है कि बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ एकमात्र भारतीय राज्य कौन है, तो ये त्रिपुरा राज्य जो है ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। और यहां सिक्किम के बारे में बात करें तो देखिए सिक्किम किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, ये आपका पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, असम से सीमा साझा करता है और अरुणाचल प्रदेश से ये सीमा साझा करता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में चर्चा में रहे अलीवा का संबंध किससे है, पूछा जा रहा है कि अलीवा क्या है।
पहला दिया गया तूफान, दूसरा दिया गया एक बीमारी, तीसरा दिया गया बाल विवाह समाप्त करने की पहल, चौथा दिया गया उपग्रह परीक्षण। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये इसका संबंध जो है ये बाल विवाह को समाप्त करने की एक पहल है। तो ये यहां जाने कि ये किसके द्वारा पहल किया गया है, तो उड़ीसा राज्य के द्वारा इसका पहल किया गया है। अब अगर हम उड़ीसा के बारे में जाने तो इसे उत्कल के नाम से पहले जाना जाता था और इसका गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। साथ ही साथ अगर उड़ीसा के बारे में इसकी राजधानी देखें तो इसका भुवनेश्वर जो है इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री के रूप में अगर बात करें तो नवीन पटनायक जी जो हैं यहां के मुख्यमंत्री हैं। अब उड़ीसा से एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि उड़ीसा में ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और भारत का एकमात्र मंदिर है जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित होता है। इसका निर्माण किसने किया था, तो गंग वंश के शासक नरसिंह फर्स्ट के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आपको याद रखना है रज पर्व, साथ ही साथ नुआखाई उत्सव का संबंध किस राज्य से है, उड़ीसा राज्य से। अब अलीबा को जैसे कि बात हुआ कि बाल विवाह को समाप्त करने की पहल है, इससे पहले आपको याद रखना है कि भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा है, तो गंजाम जिला जो है ये भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला है। और ये किस राज्य से संबंधित है, यह भी उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अब कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार से प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास से संबंधित हैं। अगर उनको हम देख लें तो आने वाली परीक्षाओं में हमको इससे जरूर लाभ होने वाला है। देखिए यहां दिया गया सामाजिक सुधार, जैसे पूछा जाता है शिशुवध कब, ये 1798 से 1805 ईस्वी में इस पे सामाजिक सुधार किया गया और किसके शासनकाल में, बेलीजली के। अगर पूछा जाए सती प्रथा जो कि 1829 ईस्वी में सामाजिक सुधार किया गया, किसके शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में। साथ ही साथ अगर हम बात करें दास प्रथा की, कई बार प्रश्न पूछा गया, 1843 में लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में, विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में नॉर्थ क्रुक के शासनकाल में, एज ऑफ कंसर्ट एक्ट ये लैंसडाउन के शासनकाल में, शारदा एक्ट जो है ये 1929 में इरविन के शासनकाल में। ये सामाजिक सुधार हैं, यहां से लगातार प्रश्न बनते हैं, आपको जरूर याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किस भारतीय बैंक को रुपया व्यापार करने के लिए मंजूरी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रदान किया गया? पहला दिया गया एसबीआई, दूसरा पीएनबी, तीसरा यूको, चौथा एचडीएफसी। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यूको बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा रुपया व्यापार करने का मंजूरी प्रदान की गई है। अब आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को आपको जरूर याद रखना है। इसका गठन किस आयोग की सिफारिश पर? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। और कब किया, किस अधिनियम के द्वारा? तो अधिनियम 1935 के आधार पर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। अगर हम बात करें इसके पहले गवर्नर कौन थे, तो आपको याद रखना है ओसबोर्न स्मिथ जो हैं इसके पहले गवर्नर थे। अगर भारत के बारे में बात करें तो भारतीय के रूप में सीडी देशमुख इसके पहले गवर्नर थे। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अब यहां जैसा कि बात रुपया व्यापार की हो रही है तो यूको बैंक रूस की सहायता से यह व्यापार करने की अनुमति प्रदान किया गया है। अब यहां पर रुपए का मांग जो है, रुपए का मांग
बढ़ जाएगा, साथ ही जब मांग बढ़ेगा तो इसका डिमांड भी बढ़ना तय है। इसी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा यह घोषणा की गई है यूको बैंक के साथ। आइए एक प्रश्न के माध्यम से यहां देखें, यहां देखिए आपको जरूर याद रखना है कि वर्तमान में भारत के गवर्नर कौन है, तो आपको याद रखना है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी हैं आरबीआई के गवर्नर, और इनका क्रम जरूर याद रखिए, ये किस क्रम के हैं, ये 25वें हैं, आपको जरूर याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में जारी वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक 32 में कौन शीर्ष स्थान पर देश रहा, तो पहला दिया गया है न्यूयॉर्क, दूसरा लंदन, तीसरा मुंबई, चौथा नई दिल्ली। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये न्यूयॉर्क जो है ये प्रथम स्थान पे रहा, और ये किस देश का शहर है, तो ये यूएसए का शहर है। साथ ही साथ पूछा जाता है न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है, तो हडसन नदी के तट पर स्थित है न्यूयॉर्क। आपको याद रखना है यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है, तो यूएनओ का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में स्थित है। पहले स्थान पे अगर बात करें तो न्यूयॉर्क हो गया, दूसरे स्थान पे कौन सा है, तो दूसरे स्थान पे लंदन है। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे पूछना है या आपको जानना है कि क्या भारत के भी इसमें कोई शहर शामिल हैं, तो आपके दोनों भारत के 2 शहर शामिल हैं। मुंबई जो है ये 70वें स्थान पे है, जबकि दिल्ली जो है ये 68वें स्थान पे है। अब यहां दोस्तों बात हो रही है सूचकांक की, तो परीक्षाओं में लगातार सूचकांक से प्रश्न बनते हैं, तो महत्वपूर्ण सूचकांकों को अगर हम दोबारा रिपीट कर लें, इसको देख लें, तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। जैसे अगर बात करें ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 112 है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 135वां है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 37 है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 180 है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 150 है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136 है, सतत विकास सूचकांक में 120 है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 43 है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 46 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 83 है, अगर भ्रष्टाचार बोध सूचकांक की बात करें तो यह 85 है। ये महत्वपूर्ण सूचकांक हैं और आपको जरूर याद रखना है। इसी तरह से आपको मानव विकास सूचकांक भी हाल ही में जारी हुआ है। किसके द्वारा जारी हुआ है, तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी हुआ है, और भारत का स्थान 132वां है, और इससे पहले भारत का स्थान कितना था, 131वां। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कितना है, तो 135वां ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? पहला देखिए यहां दिया गया झूलन गोस्वामी, दूसरा हरमनप्रीत कौर, तीसरा स्मृति मंधाना, चौथा इनमें से कोई नहीं। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा ये झूलन गोस्वामी है। अब यहां से झूलन गोस्वामी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको जरूर याद रखना है। इन्होंने अपना कैरियर इंग्लैंड के खिलाफ प्रारंभ किया है, और साथ ही साथ इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ही इन्होंने अपने कैरियर की समाप्ति भी की है। मतलब पहला मैच झूलन गोस्वामी के द्वारा इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था, और दूसरा और अंतिम मैच भी इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेला। अगर बात करें विश्व की सर्वाधिक विकेट लेने वाली पहली महिला के रूप में क्रिकेटर कौन है, तो ये झूलन गोस्वामी है। साथ ही साथ 5 वर्ल्ड कप में खेलने वाली महिला क्रिकेटर, गेंदबाज क्रिकेटर के रूप में कौन है, तो ये झूलन गोस्वामी है। साथ ही साथ इनके एक उपनाम से जाना जाता था, चकदा एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है, तो चकदा एक्सप्रेस के नाम से झूलन गोस्वामी को जाना जाता है। अगर हम बात करें स्मृति मंधाना के बारे में, तो आईसीसी क्रिकेटर वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है, तो स्मृति मंधाना को चुना गया है। अगर हम बात कर ले मिताली राज की, तो आपको जरूर याद रखना है विश्व में सर्वाधिक रन महिला क्रिकेटर के रूप में बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो मिताली राज हैं। और सर्वाधिक वर्ल्ड कप में खेलने वाली सर्वाधिक वर्ल्ड कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है, मिताली राज है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कारों का भी वितरण किया गया, तो महिला क्रिकेटर के रूप में
प्राप्त करने वाली, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये मिताली राज हैं। और आपको फुटबॉल में अगर बात किया जाए, फुटबॉलर के रूप में कौन रहे? तो सुनील छेत्री। सुनील छेत्री, इनको हाल ही में जो मेजर पुरस्कार दिए गए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, तो फुटबॉलर में सुनील छेत्री को दिया गया और एकमात्र फुटबॉलर रहे। और महिला क्रिकेटर के रूप में मिताली राज को दिया गया, जो एकमात्र क्रिकेटर के रूप में रही हैं। आइए इसी क्रम में एक पिक्चर के माध्यम से देखें। यहां देखिए झूलन गोस्वामी का पिक्चर दिखाया गया है। झूलन गोस्वामी के साथ साथ मिताली राज ने भी क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आइए इसी क्रम में इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में समुद्री तूफान नोरू का संबंध किस देश से है? यहां देखिए पहला दिया है जापान, दूसरा फिलीपींस, तीसरा इंडोनेशिया, चौथा बांग्लादेश। यहां जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर भी सही होगा, फिलीपींस। फिलीपींस में नोरू तूफान को देखा गया है। अब फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। साथ ही साथ आपको याद रखना है एडीबी, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो ये फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। अगर हम बात करें यहां महत्वपूर्ण जानकारियों के रूप में, तौकाते तूफान भी आया था। तो आपको याद रखना है तौकाते नाम किसने दिया था? तो म्यांमार के द्वारा तौकाते नाम दिया गया था। और ये कहां आया था? बंगाल की खाड़ी में आया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें 2022 का पहला तूफान, जिसका नाम असनी तूफान था, इसका नाम किसने दिया? तो इसका नाम श्रीलंका के द्वारा दिया गया। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्रोध, इसका अर्थ जो है ये क्रोध है। साथ ही साथ आपको याद रखना हाल ही में नानमाडोल नामक तूफान हाल ही में आया है। तो ये किस देश में देखा गया? तो जापान में देखा गया। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। और जापान के जो 4 द्वीप हैं, उन चारों द्वीपों में क्यूसू द्वीप पर नारमाडोल तूफान देखा गया। ये तूफान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां थी। अब यहां देखिए तूफान का आपको एक पिक्चर दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ आपके ये 10 प्रश्न के साथ स्टैटिक और इससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को चर्चा किया गया। और उम्मीद है आपको ये सारी चीजें पसंद आ रही होंगी। और आपसे विदा लेने से पहले 2 शब्द हम आपसे कहना चाहेंगे। देखिए, खुद को इतना परफेक्ट बनाओ कि जिसे भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक पाने के लिए तरस जाए। मतलब आपको कि आपसे ये नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने कहा था जब आप सफल होके जाएंगे तब सबसे पहला मुबारकबाद आपको उन्हीं लोगों की तरफ से आना है। उस खुशी को पाने के लिए आप निरंतर प्रयास करिए, निरंतर आप अपनी सफलता के लिए प्रयास करते रहिए और अपने परिवार का, अपना और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।